प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था क्या कि दृष्टिकोण किसे कहा जाता है, व्हाट डू यू मीन्स बाय अप्रोच। अब मुझे विश्वास है कि दृष्टिकोण का अर्थ आप समझ गए हैं। इसके बाद में फिर मैंने आपसे कहा था कि भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को यदि बेहतर तरीके से आपको समझना है तो वास्तविक रूप में भारतीय राजनीति को समझने के लिए या भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं। और विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत मैं आज पहला दृष्टिकोण ले रहा हूं। मैं इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 9 दृष्टिकोण है, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को 9 के 9 दृष्टिकोण समझाऊंगा। आज मैं पहला दृष्टिकोण ले रहा हूं। यदि मैं चाहूं तो 9 के 9 दृष्टिकोण के ऊपर एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूं, लेकिन भाई है एक औपचारिकता होगी, दिखावा मात्र होगा नहीं। मैं इसके लिए 9 के 9 लेक्चर आपके लिए तैयार करूंगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण क्या है, भारतीय राजनीति अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण। अर्थात वास्तविक रूप में यदि आप भारत के संविधान को समझना चाहते हैं, भारत की राजनीति को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको भारतीय राजनीति या संविधान को समझने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण दिए गए हैं। मतलब राजनीति को, संविधान को समझने के लिए विद्वानों का कौन कौन सा नजरिया था। दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नजरिया। तो वास्तविक रूप में भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को समझने का नजरिया कौन कौन सा, जो संविधान को समझने का नजरिया है, जो भारत की राजनीति को समझने का नजरिया है, वह ही एक प्रकार से क्या कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है। तो आज हम केवल भारतीय राजनीति के अध्ययन का या भारतीय संविधान के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण लेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कानूनी दृष्टिकोण, अर्थात इस दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत की राजनीति को या भारत के संविधान को कानून की धाराओं या अनुच्छेदों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है कि किस धारा में क्या लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। मतलब मूल बात यह कि अनुच्छेद में जो बात लिखी हुई है उसके आधार पर ही संविधान का अध्ययन किया जाता है। अब वो एक अलग बात है कि यथार्थ में वह कार्य उस रूप में हो रहा है या नहीं। उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 है, 53, सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 53 है अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। कौन से अनुच्छेद में है ये बात? 53 में, 53। इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, मतलब धारा है ये अनुच्छेद 53 क्या कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यदि केवल कानूनी आधार पर ही भारत के संविधान को समझने का प्रयास किया जाए या समझा जाए, भारत की राजनीति को समझा जाए, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में जो केंद्र की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये कानूनी यथार्थ वास्तविक यथार्थ है? नहीं, ये केवल एक सैद्धांतिक बात है, ये केवल एक कानूनी बात है। व्यवहार में तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब कानूनी दृष्टिकोण से व्यवहारिक राजनीति को नहीं समझा जा सकता है। तो मैं यहां मूल बात आपको समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि कानूनी दृष्टिकोण केवल ये कहता है, क्या कहता है कि भारत की राजनीति या भारत के संविधान को यदि समझना है तो संविधान की जो धारा है, संविधान की जो अनुच्छेद है, उसके आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है कि अनुच्छेद या धारा में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद या धारा क्या कहती है संविधान के बारे में। केवल उसके आधार पर ही जो है भारत की राजनीति या संविधान को समझने का प्रयास किया जाता है। तो आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे आप। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। जो ये कानूनी दृष्टिकोण मैं आज आपको समझा रहा हूं, पहला दृष्टिकोण है भारत की राजनीति या भारत के संविधान को समझने का। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इससे संबंधित कितने प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी करते क्या है
कि भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये रट लिया और उसके बाद ये प्रश्न कहीं से पूछा जा रही है इधर उधर से, फिर कहेंगे कि क्या करें, ये प्रश्न तो हमने पढ़ा नहीं। इसलिए मैंने आपको प्रथम लेक्चर में, कल के लेक्चर में कहा था कि मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं। मतलब यदि अब हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को समझाना शुरू कर दिया है तो अब मैं पूर्ण रूप में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, भारत की राजनीति को समझाने का प्रयास करूंगा और इस रूप में समझाऊंगा कि फिर आपका किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैसा ही प्रश्न पूछा जाए गलत आंसर नहीं हो सकता, मगर शर्त एक एक जिस रूप में मैं समझाऊं उस रूप में समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हम भारतीय राजनीति को समझने का या भारत के संविधान के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण ले रहे हैं, तो कानूनी दृष्टिकोण के संदर्भ में कितने ही प्रश्न बनते हैं। जैसे लास्ट में मैंने यहाँ पर जो विद्वान है जिन्होंने भारत की राजनीति के अध्ययन के लिए जो कानूनी दृष्टिकोण अपनाया है, तो उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए वास्तविक रूप में उन्होंने अपने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 ग्रंथों के नाम नोट किए, तो ये कंपटीशन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से ये पुस्तक किस विद्वान की है, डेफिनेटली पूछा जाता है, या ये पुस्तक निम्न में किस दृष्टिकोण से संबंधित है, किसी भी रूप प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो एक अलग बात है, समय लग सकता है, कारण कि मैं एक एक बात को गहराई से लूंगा। मैंने आपको पहले कह दिया है कि मैं राजनीति विज्ञान को एक सुप्रीम साइंस, एक मास्टर साइंस मानते हुए समझाऊंगा। मैं राजनीति विज्ञान को इतनी गंभीरता से, इतनी गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो किस पर होगा? भारत की राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण। प्रथम दृष्टिकोण ले रहे हैं, 9 दृष्टिकोण है महत्वपूर्ण, जिसमें मैं आज पहला दृष्टिकोण ले रहा हूं, कानूनी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले तो ये बात देखिएगा, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, लेकिन आज भी समझना जरूरी है, इसके बाद में बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो, दृष्टिकोण को उपागम कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, दृष्टि बिंदु भी कहा जाता है और पद्धति भी कहा जाता है। पहले तो ये नाम नोट कीजिएगा, क्या दृष्टिकोण को उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टि बिंदु या पद्धति भी कहा जाता है। अब दृष्टिकोण क्या होता है? तो सामान्य से रूप में तो हम ये कहेंगे कि किसी भी वस्तु को देखने का जो नजरिया होता है, या मान लीजिएगा हम भारत की राजनीति को समझ रहे हैं, तो भारत की राजनीति को देखने का जो नजरिया है, जो देखने का नजरिया है, जो देखने का तरीका है, वो ही एक प्रकार से क्या, दृष्टि मतलब आंख, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, कि भाई आप भारत की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर भारत की राजनीति को देखने का जो नजरिया वो क्या है? कानूनी है। अर्थात यह वास्तविक रूप में संविधान की जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके आधार पर भारत की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। अब सामान्य से रूप में मैंने नोट किया यहाँ कि वास्तविक रूप में दृष्टिकोण समस्याओं या प्रश्नों के, नोट कीजिएगा, समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। मतलब मूल बात यह कि सबसे पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत कोई समस्या चुनी जाती है। तो समस्या क्या है यहाँ? कि भारत की राजनीति को समझना है। अब भारत की राजनीति को समझना है तो उसके बाद में क्या होगा? फिर आधार सामग्री आती है, आधार सामग्री ली जाएगी। तो यह आधार सामग्री क्या ली गई है? कानूनी। कानूनी का मतलब कि भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को समझने के लिए वास्तविक रूप में संविधान की धाराओं और अनुच्छेदों को लिया गया है कि धाराएं और अनुच्छेद क्या कह रहे हैं। उन धाराओं और अनुच्छेदों के आधार पर भारत की राजनीति, भारत के संविधान को समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए दृष्टिकोण का सीधा अर्थ क्या होगा कि दृष्टिकोण में समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। मतलब मूल बात यह है कि भारत की राजनीति को समझने के लिए, भारत के संविधान को समझने के लिए, चूंकि भारत की राजनीति, भारत के संविधान को समझना एक समस्या होगी, तो इस राजनीति को, भारत के संविधान को समझने के लिए जो आधार सामग्री ली गई है वह कानूनी आधार सामग्री ली गई है। इसलिए यह राजनीति को, संविधान को देखने का जो नजरिया है वो कानूनी है। मतलब यह भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को समझने का जो नजरिया है, समझने का जो तरीका है वो कानूनी है। कानूनी का मतलब यह है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर भारत के संविधान को, भारत की राजनीति को, जो संविधान की धाराएं हैं, जो संविधान के अनुच्छेद हैं, उनके आधार पर समझने का प्रयास किया जाएगा। अब एक अलग बात है कि कानूनी रूप में धारा में कुछ लिखा हुआ है लेकिन व्यवहार में कुछ हो रहा है। जैसे अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन क्या आप मुझे बताइएगा कि व्यवहार में राष्ट्रपति वास्तव में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? नहीं।
ये केवल एक सैद्धांतिक स्थिति है। तो क्या इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति वास्तव में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? नहीं, वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री करता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष कहा जाता है, ना कि सरकार का अध्यक्ष। राज्य का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति है, जबकि सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। मतलब राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसलिए भारत में वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा तो जो है कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कानूनी धारा तो ये कहती है, अनुच्छेद तो ये कहता है, लेकिन वास्तविक रूप में, यथार्थ में, व्यवहार में उस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो अंतर आ गया ना। तो वास्तविक रूप में कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर संपूर्ण रूप में भारत की राजनीति को नहीं समझा जा सकता, तो कमी भी उभर कर सामने आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक बात को लेते हैं। आपको इस कानूनी दृष्टिकोण समझने के लिए बहुत अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल अनुच्छेद 53 का उदाहरण याद रखेंगे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति में निहित है, तो या तो राष्ट्रपति स्वयं संविधान के अधीन रहते हुए इस शक्ति का प्रयोग करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करेगा। लेकिन ये एक कानूनी यथार्थ है बस। वास्तविक यथार्थ तो ये है कि राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यस, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहां से भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण। अब देखिएगा भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको क्या समझना है? भारत का संविधान समझना है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको ये 9 दृष्टिकोण समझा देता हूं। उसके बाद में आप देखेंगे आगे कि मैं कोई भी टॉपिक आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मतलब किसी के बारे में भी, किसी भी राजनीतिक संस्था के बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस शर्त यह है कि ये 9 के 9 दृष्टिकोण आप समझ जाइएगा। भारत का संविधान समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान दें, अब कानूनी दृष्टिकोण मतलब फिर से वही बात आ गई कि भारतीय राजनीति को या भारतीय संविधान को जब वास्तविक रूप में जो संविधान की धाराएं होती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद होते हैं, उसके आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है, उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही कानूनी दृष्टिकोण कहा जाता है। अर्थात यहाँ भारत की राजनीति को देखने का जो नजरिया है वह कानूनी है। मतलब यहाँ जो कानून की धाराएं हैं, अनुच्छेद है, उनके आधार पर राजनीति का अध्ययन किया जाता है, संविधान का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब मैंने यहाँ दूसरा डायग्राम बनाया, कानूनी दृष्टिकोण। क्या मतलब हुआ इसका? कानूनी दृष्टिकोण क्या कि संविधान का अध्ययन एक कानूनी दस्तावेज के रूप में करते हैं। मतलब कानूनी दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्वान संविधान का अध्ययन एक कानूनी दस्तावेज के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? कानूनी दस्तावेज के रूप में करते हैं। मतलब उस संविधान के अंतर्गत जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद है, उसके आधार पर संविधान का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर भारत की राजनीति का अध्ययन करते हैं। और अगली बात है, राजनीतिक समस्याओं को भी कानूनी संवैधानिक वैधता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मतलब किसी भी रूप में यदि भारत के अंतर्गत कोई राजनीतिक समस्या है तो उस राजनीतिक समस्या को भी कानूनी संवैधानिक वैधता के परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण में ही देखते हैं। मतलब कानूनी दायरे में ही उसको देखेंगे। कोई भी राजनीतिक समस्या है तो उसको जो संविधान की धारा है, जो अनुच्छेद है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही उस राजनीतिक समस्या को देखने का प्रयास किया जाता है। कुल मिला के ये है कि यह भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को केवल संविधान की धाराओं, अनुच्छेदों के आधार पर ही समझने का प्रयास किया जाता है। तो ये मैंने मूल जो इसकी बात है, जो इसका केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आधार पर अब क्या करते हैं विद्यार्थी? अनुच्छेद तो रट लेते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अनुच्छेद हम रट रहे हैं तो किस आधार पर संविधान को समझ रहे हैं। तो भाई वास्तविक रूप में अनुच्छेद रटने का मतलब ये हो गया कि आप वहां पर केवल कानूनी दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। लेकिन क्या केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही राजनीति को समझा जा सकता है? भारत की राजनीति को समझा जाता है? नहीं। क्यों? यदि केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही या केवल अनुच्छेदों को रटने से ही भारत के संविधान या राजनीति को समझा जाता तो फिर अन्य दृष्टिकोण देने की जरूरत कहां पड़ती? क्या विद्वान मूर्ख थे जिन्होंने इतने दृष्टिकोण दिए?
नहीं। इतनी उपागम दिए? नहीं। वास्तविक रूप में भारतीय राजनीति को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण दिए गए, जिसमें पहला दृष्टिकोण कानूनी दृष्टिकोण है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। देखिएगा, वास्तव में यहाँ जो भारत की राजनीति को या संविधान को समझने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए कानूनी दृष्टिकोण या कानूनी नजरिया जो दिया गया है, उसमें क्या होता है, जैसे संविधान में उल्लिखित कानूनी भाषा का संदर्भ देते हुए विद्वान मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वास्तविक रूप में यहाँ पर मैंने आपको पहले कह दिया था कि भाई संविधान की धारा और संविधान के अनुच्छेद के आधार पर भारत के संविधान और भारत की राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे, मैंने आपको पहले बताया दिया था कि हम यहाँ राष्ट्रपति का उदाहरण लेंगे। जैसा कि अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद ये बात कह रहा है, और फिर आगे लिखा गया है कि वह स्वयं इस शक्ति का प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो ये तो कानूनी सत्य हो गया, मतलब अनुच्छेद में बात लिखी गई है, लेकिन क्या ये वास्तविक सत्य है? तो आप देखेंगे वास्तविक सत्य तो नहीं है ये। अब वास्तविक सत्य नहीं है तो क्या केवल इस दृष्टिकोण से आप भारत के संविधान को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। चलिए, जैसे संविधान में उल्लिखित कानूनी भाषा का संदर्भ देते हुए विद्वान मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देने का निकाय है। ये वास्तविक रूप में संविधान की धारा में लिखा गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। लेकिन क्या ये वास्तविकता है? वास्तविकता ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति तो केवल एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, एक नाम मात्र का प्रधान मात्र है। ये तो केवल एक राज्य का अध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष है। सरकार का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, इसलिए वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री करता है। जब हम ये कहेंगे कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि यह बात हमने कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर नहीं कही है, बल्कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर कही है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप में कानूनी दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में धारा और अनुच्छेद तो ये कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए केवल कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय राजनीति को या भारतीय संविधान को नहीं समझा जा सकता। ठीक है भाई, तो यहां तक आप समझ गए होंगे भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, जबकि सच्चाई ये भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो एक नाम मात्र का प्रधान है। लेकिन संविधान की धारा तो ये बात कह रही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब मान लीजिएगा आपने अनुच्छेद तो रट लिया, कानूनी दृष्टिकोण से भारत के संविधान को समझ लिया, तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। इसलिए सभी दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ नोट किया, जैसे अनुच्छेद 53, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, अनुच्छेद 53 में साफ लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नोट कीजिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। और वह अर्थात राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। तो मूल बात यहाँ ये आ रही है कि अनुच्छेद 53 के आधार पर ये कहा जाएगा कि भारत में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। धारा तो यही कह रही है, अनुच्छेद तो यही कह रहा है, लेकिन जो ये धारा कह रही है, धारा के आधार पर बात कही जा रही है, तो वह कानूनी दृष्टिकोण होगा। क्योंकि यहाँ जो देखने का नजरिया है वह कानूनी है, अर्थात धारा के आधार पर करें, अनुच्छेद के आधार पर करें, जबकि सच्चाई ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि आज भारत में मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। निश्चित है, आप राज्यों में देखेंगे तो क्या राज्यपाल शक्ति का प्रयोग करता है कार्यपालिका शक्ति का? नहीं। राज्यों में आप देखेंगे मंत्रिमंडल सहित मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कानूनी स्थिति अलग होती है, वास्तविक स्थिति अलग होती है। ठीक है, चलिए अगली बात है, इस दृष्टिकोण के समर्थक संविधान की धाराओं की व्याख्या पर बल देते हैं। देखिएगा, ये बात मैंने पहले समझा दी है। इस दृष्टिकोण के समर्थक मतलब भारतीय राजनीति को या भारतीय संविधान के अध्ययन का जो कानूनी दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के समर्थक मतलब कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक संविधान की धाराओं की व्याख्या, अभी संविधान की धारा अनुच्छेद 53 होगा, 53 हो गया, संविधान की धाराओं की व्याख्या पर बल देते हैं। तो अब यहाँ पर संविधान की धारा की व्याख्या पर ही बल दिया जा रहा है कि वह अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये तो यही बात मानकर चलेंगे कि भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। जबकि ये जो कानूनी सत्य है ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो ये है कि भारत में मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री शक्ति का प्रयोग करता है, संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक संविधान की धाराओं की व्याख्या पर बल देते हैं। जैसे कैसे समझेंगे? जैसे संविधान सभा में धाराओं के
क्या अर्थ लगाए गए, इस बात का अध्ययन करेगा। अर्थात वास्तविक रूप में कानूनी दृष्टिकोण के विद्वान इस बात का अध्ययन करेंगे कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा किसको कहते हैं, नोट करें। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा के अंतर्गत मतलब संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय संविधान सभा में धाराओं के क्या अर्थ लगाए गए, इसका अध्ययन करेंगे ये। फिर किस प्रकार का वाद विवाद हुआ, अर्थात संविधान सभा में किसी भी धारा विशेष को लेकर के, अनुच्छेद विशेष को लेकर के क्या क्या वाद विवाद हुआ और किस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किए गए, संविधान सभा में किस प्रकार के किसी भी धारा या अनुच्छेद में संशोधन प्रस्तुत किए गए, इसका अध्ययन करेंगे। और अब संविधान का क्या स्वरूप बना है, इस बात का ये अध्ययन करेंगे। मतलब कानूनी दृष्टिकोण इन बातों के ऊपर बल देगा। ठीक है, अब अगली बात है, कानूनी अध्ययन आसान है। क्यों है कानूनी अध्ययन आसान? इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर क्या फैसले सुनाए गए, इसी के साथ में वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार के तथ्य या आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जब तथ्य आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं या न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो निर्णय लिए गए हैं, तो उनके आधार पर वास्तविक रूप में क्या है कि यहाँ भारत की राजनीति या भारत के संविधान को आसानी से समझा जा सकता है। मतलब कानूनी अध्ययन एक आसान अध्ययन है, क्योंकि इससे क्या होता है, तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अब ये तथ्य ही है, इन तथ्यों के आधार पर आसानी समझा जा सकता है भारत की राजनीति या संविधान को। अतः प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ, अतः प्रारंभ में भारतीय राजनीति का अध्ययन संविधान के कानूनी दृष्टिकोण से किया गया था। मतलब वास्तविक रूप में कानूनी अध्ययन आसान था, सरल था, क्योंकि इसमें तथ्य उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई संविधान सभा में धाराओं के क्या अर्थ लगाए गए, और संविधान सभा में किस प्रकार वाद विवाद हुआ, किस प्रकार के संविधान सभा में धारा अनुच्छेद के बारे में संशोधन प्रस्तुत किए गए, और अब संविधान का क्या स्वरूप है, तो इसके बारे में आसानी से तथ्य उपलब्ध हो जाते हैं। जब तथ्य उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर भारतीय राजनीति को कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर समझना सरल हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में कानूनी दृष्टिकोण को ही अपनाया गया था। तो आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय राजनीति को समझने के लिए, भारतीय राजनीति या संविधान का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम किस दृष्टिकोण को अपनाया गया, तो कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अब अगली बात आ रही है, इस दृष्टिकोण में कई कमियां हैं। मतलब भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान का अध्ययन या भारतीय संविधान को समझने के लिए जो कानूनी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, इस दृष्टिकोण में कुछ कमियां भी हैं। देखो, वैसे तो चाहे कोई भी दृष्टिकोण हो, कोई भी सिद्धांत हो, सभी में कमियां होती है, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। अब इस दृष्टिकोण मतलब कानूनी दृष्टिकोण में कई कमियां हैं। तो क्या क्या कमियां हैं, मैंने यहाँ 4 कमियां नोट की हैं, इसमें सब बातें आ जाएंगी। नंबर 1, भ्रमपूर्ण धारणा को उत्पन्न करता है। मतलब जो कानूनी दृष्टिकोण है भारतीय राजनीति के अध्ययन का या भारत के संविधान के अध्ययन का जो कानूनी दृष्टिकोण है, वह एक भ्रमपूर्ण धारणा को उत्पन्न करता है। कौन सी भ्रमपूर्ण धारणा उत्पन्न करता है कि यह अर्थात कानूनी दृष्टिकोण कानून यथार्थ ही वास्तविक यथार्थ है, इस बात का भ्रम उत्पन्न करता है। मतलब ये कानूनी दृष्टिकोण कानूनी सत्य को ही वास्तविक सत्य मानता है, या कानूनी यथार्थ को ही वास्तविक, यहाँ वास का मतलब वास्तविक यथार्थ मानता है। जैसे अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये कानूनी यथार्थ हो गया। अब ये कानूनी दृष्टिकोण तो यही मान के चलेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन ये कानूनी सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये है वास्तविक सत्य। इसलिए इसकी जो पहली कमी है वो ये है कि यह दृष्टिकोण कानूनी यथार्थ ही वास्तविक यथार्थ, ये एक भ्रम पैदा करता है। मतलब कानूनी दृष्टिकोण कानूनी यथार्थ को ही वास्तविक यथार्थ मानता है, जो कि एक भ्रमपूर्ण धारणा है। तो आप नोट करेंगे, यह दृष्टिकोण भ्रमपूर्ण धारणा को उत्पन्न करता है। कैसे? जैसे कि यह दृष्टिकोण कानूनी यथार्थ को ही वास्तविक यथार्थ मानता है, जो कि गलत है। दूसरा है, कानूनी अध्ययन भारतीय राजनीति के अंतरंग का अध्ययन नहीं है, यह मात्र औपचारिक अध्ययन है। आप बेटा ध्यान दें, यहाँ देखिएगा, जो कानूनी दृष्टिकोण है वह वास्तविक रूप में भारतीय राजनीति के अंतरंग का अध्ययन नहीं है, यह मात्र औपचारिक अध्ययन है। मतलब वास्तव में जो कानूनी दृष्टिकोण है वह भारत की राजनीति को गहराई से
गंभीरता से अंत स्थल तक जाकर के नहीं समझ सकता। ये केवल एक औपचारिक अध्ययन है। जैसे आप स्वयं देखिएगा कि यहां अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि वास्तविकता यह है कि आज संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री करता है। इसलिए जो कानूनी दृष्टिकोण है वह कानूनी दृष्टिकोण वास्तव में भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान का जो अध्ययन करता है वह केवल औपचारिक अध्ययन करता है। वह केवल एक औपचारिक अध्ययन करता है, वास्तविक यथार्थ अध्ययन नहीं करता है। जबकि भारत की राजनीति, भारत का संविधान अन्य सामाजिक आर्थिक, क्या कह रहा हूं मैं, अन्य सामाजिक आर्थिक तत्वों से भी प्रभावित होती है। यस। तीसरा है, भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कानूनी दृष्टिकोण है वह वास्तविक रूप में भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान का अध्ययन केवल कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर करता है या केवल जो संविधान की धाराएं या अनुच्छेद है उनके आधार पर करता है। तो जो संविधान की धारा या अनुच्छेद है उनके आधार पर जब भारत की राजनीति या संविधान को समझने का प्रयास किया जा रहा है या अध्ययन किया जा रहा है, तो वास्तविक रूप में ये क्या है, भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश नहीं डाल पड़ सकता है। क्यों नहीं डाल सकता है? क्योंकि ये केवल धाराओं में उलझा हुआ है, केवल अनुच्छेदों में उलझा हुआ है। जबकि वास्तविक रूप में राजनीति को, चूंकि भाई राजनीतिक जो व्यवहार होता है, सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो समाज में होते हैं, तो समाज व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, तो उन समूह से किसी न किसी रूप में राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए केवल कानूनी आधार पर भारत की राजनीति को नहीं समझा जा सकता, इसलिए भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश नहीं पड़ता है। मतलब व्यवहारिक राजनीति को कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 53 कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री करता है। तो व्यवहारिक राजनीति को नहीं समझा जा सकता है कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर। चौथा है, यह अध्ययन सरकार एवं राजनीति को सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अलग रखता है। अब ध्यान दें, जो ये कानूनी दृष्टिकोण है वह भारत की सरकार को, भारत की राजनीति को या भारत के संविधान को वास्तव में सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य से या दृष्टिकोण से या उपागम से अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में कानूनी दृष्टिकोण केवल संविधान की धारा और अनुच्छेद के आधार पर राजनीति को, संविधान को, सरकार को समझने का प्रयास करता है। जबकि सच्चाई ये है कि भारत की राजनीति, भारत का संविधान समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से भी किसी न किसी रूप प्रभावित होता है। मुझे बताइएगा, क्या भारत की राजनीति जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता से प्रभावित नहीं होती है? होती है। मुझे बताइएगा, क्या भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था से प्रभावित नहीं होती है? होती है। इसलिए वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम से प्रभावित होती ही होती है। इसलिए केवल कानूनी दृष्टिकोण से भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को पूर्ण रूप में, समग्र रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह एक अधूरा अध्ययन है। अगर आप केवल संविधान के अनुच्छेद धारा ही रटेंगे तो इससे भारत के संविधान को, भारत की राजनीति को आप यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में नहीं समझ पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे ये बात। इसके बाद में अगली बात मैंने ली है, इस दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति में अपनाने के कारण, अर्थात कानूनी दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति में क्यों अपनाया गया है। मैंने यह कहा है ना कि अतः प्रारंभ में भारतीय राजनीतिक अध्ययन संविधान के कानूनी दृष्टिकोण से ही किया गया था। प्रारंभ में जब संविधान लागू किया गया हमारा, उस समय सबसे पहले कानूनी दृष्टिकोण का ही प्रयोग किया गया भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को समझने में। उसके बाद में नित नए सिद्धांत, दृष्टिकोण सामने आए हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ नोट भी कर दिया है कि ये जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण का अगला जो चरण होगा क्या है? सिद्धांत होता है। दृष्टिकोण तैयार होगा, दृष्टिकोण तैयार होगा तो इसके आधार पर राजनीति या संवैधानिक व्याख्या की जा रही है, समझा जा रहा है। इसके बाद में इसका अगला चरण क्या होता है? सिद्धांत। और जब सिद्धांत तैयार हो जाता है तो सिद्धांत के आधार पर राजनीति के बारे में भविष्यवाणियां की जा सकती है। देखिएगा, इस दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति अपनाने के कारण, अर्थात कानूनी दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति में अपनाने के कारण क्या है? तो दो कारण मैंने यहाँ नोट किए हैं, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। नंबर एक, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखेंगे, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारतीय राजनीतिक संस्थाएं ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं के समतुल्य है। मतलब
कानूनी दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति में अपनाने का पहला कारण ये है, क्या कारण है कि भारतीय राजनीतिक संस्थाएं ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं के समतुल्य हैं। वैसे भी स्पष्ट है बात कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, और भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। तो इसका पहला कारण ये है। दूसरा है, इन संस्थाओं के बारे में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, अतः उनका अध्ययन आसान है। दूसरा जो कानूनी दृष्टिकोण अपनाया गया उसका मूल कारण ये है कि इन संस्थाओं के बारे में, अर्थात जैसे मान लीजिएगा, चूंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी या सभी संविधानों की जननी, मंत्रिमंडल की जननी, प्रधानमंत्री की पद की जननी भी ब्रिटेन ही है? और मैं ये कहूँगा कि 2 सदनीय व्यवस्थापिका की जननी भी ब्रिटेन ही है। मतलब किसी भी देश के अंतर्गत संसद 2 सदन अपनाए गए हैं तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को देने वाला भी ब्रिटेन ही है। मतलब कुल मिला के संविधानों की जननी ब्रिटेन ही कहा जाता है। तो डेफिनेटली इन संस्थाओं के बारे में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, अतः इनका अध्ययन आसान है। मतलब ये कानूनी दृष्टिकोण इसलिए भी अपनाया गया है कि इन संस्थाओं को, जो ये राजनीतिक संस्थाएं अपनाई गई हैं भारत के अंतर्गत जो संविधान बनाया गया है, इन संस्थाओं के बारे में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, अतः उनका अध्ययन आसान है। मैंने आपको पहले कह दिया था कि कानूनी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में एक सरल अध्ययन है। जैसे यहाँ मैंने नोट किया, कानूनी अध्ययन आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हो जाती है। किसके बारे में? राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। इसलिए उनका अध्ययन क्या है? आसान हो जाता है। तो इस कारण भी जो है कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। किसके लिए? भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान को समझने के लिए। तो ये इसके कारण हो गए कि भाई भारत के अंतर्गत या भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को, भारतीय शासन को समझने के लिए जो है कानूनी दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है। इसके 2 कारण है मुख्यतः, दोनों कारण नोट कीजिएगा। अब यहाँ तक ये बात समझ में आ गई तो कानूनी दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी प्रश्न को सजाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। अब मैंने लास्ट में 3 विद्वानों की पुस्तकें लिखी हैं, जैसे ये जॉन ऑस्टिन है, इसके बाद में एलिन ग्लैडहिल है, और तीसरा है डी.डी. बसु, दुर्गादास बसु, डी.डी. बसु। ऑस्टिन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1966 में लिखी गई है। उसके बाद में एलन गिल्डहल की पुस्तक है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1951 में लिखी गई है। डी.डी. बसु की पुस्तक है कॉमेंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1955 में लिखी गई है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है इन पुस्तक के बारे में भी कि निम्न में से ये है पुस्तक किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है या कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से संबंधित अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों किताबें हैं, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण 3 किताबों के नाम नोट कर दिए हैं, तो आप इन्हें नोट कीजिएगा। अब ये सारी बातें क्लियर होने के बाद में आशा है आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान को समझने के लिए केवल आपको भारत के संविधान या अनुच्छेद रटने से ही काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि भी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 अध्याय आपने रट लिया, कितने संविधान में संशोधन हो गए, बोले 104 संशोधन हो गए। तो इसी बात से काम नहीं चलेगा, ये एक के लिए कानूनी दृष्टिकोण हो गया। अगर भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को, भारत के शासन को आपको वास्तविक रूप में समझना है, यथार्थ के स्तर पर समझना है, तो केवल एक दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा, वह कानूनी दृष्टिकोण। इसके लिए आपको वास्तविक रूप में सभी दृष्टिकोणों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा, गांधीवादी दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा। मुख्यतः 9 दृष्टिकोण है। तो इन सभी दृष्टिकोणों को मैं क्रमबद्ध रूप में आपको समझाऊंगा। आज पहला दृष्टिकोण मैंने आपको समझाया है, किसका? भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण। तो इसका जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो ये है कि कानूनी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान का जो अध्ययन करता है वह संविधान की धाराओं या अनुच्छेदों के आधार पर करता है कि अनुच्छेद धारा में क्या लिखा गया, इसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो ये अध्ययन किया जाता है वास्तव में यह कानूनी यथार्थ तो है, कानूनी यथार्थ तो है, लेकिन यह वास्तविक यथार्थ नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि किसी अनुच्छेद धारा में जो बात लिखी गई है व्यवहार में वैसा का वैसा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने इस लेक्चर में पीछे कितनी बार ये बात आपको समझाई है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।